तो दोस्तों जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजिकली भी सुपीरियर है और जापान के पास इकोनॉमी भी है। मतलब चाहे तो जापान दुनिया के वर्ल्ड क्लास हथियारों का निर्माण कर सकता है, जिस तरीके का हथियारों का निर्माण अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की तरफ से किया जाता है। पर दोस्तों ना जापान की तरफ से उस तरीके के हथियारों के निर्माण के ऊपर ध्यान दिया गया है और ना ही जापान के द्वारा डेवलप किया हुआ हथियार जापान किसी देश को एक्सपोर्ट करता है। और इसके पीछे मेन कारण है जापान के कुछ लॉ। पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जापान की तरफ से अब इन लॉ में बदलाव लाने का तैयारी किया जा रहा है और जापान के द्वारा अपने हथियारों को एशियाई देश खास करके भारत, वियतनाम और फिलीपीन जैसे देशों को एक्सपोर्ट करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जापान अपने कौन कौन से हथियारों को एक्सपोर्ट करने का तैयारी कर रहा है और जापान के अंदर इस बदलाव के पीछे मेन कारण क्या है, और अगर जापान और भारत के बीच में मिलिट्री डील होता है तो भारत जापान से कौन से हथियार हासिल कर सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान अगर देखा जाए तो जापान को एक बहुत बड़े मिलिट्री पावर के रूप में देखा जाता था। उस दरमियान अमेरिका को टक्कर देने वाले देशों में खास करके नेवी के मामले में केवल मात्र जापान ही आगे था। इवन दोस्तों लड़ाई के शुरुआती दिनों में तो इस तरीके से सोच था कि अमेरिका जापान के सामने टिक भी नहीं पाएगा। पर दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को हार का सामना करने के बाद जापान के जो हथियारों की टेक्नोलॉजी है वो भी एक तरीके से दफन हो गया। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकली जापान अभी भी सुपीरियर है और चाहे तो मॉडर्न हथियारों को जो हथियार अमेरिका या अन्य देशों की तरफ से निर्माण किया जाता है उसे कम से कम समय में जापान अपने बलबूते पे बना सकता है। हालांकि देखा जाए तो जापान के पास ऐसे हथियारों को निर्माण करने के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमी भी है और जापान की इकोनॉमी ऐसे हथियारों के रिसर्च, डेवलपमेंट, इवन मैन्युफैक्चरिंग को भी आसानी से सपोर्ट कर सकता है। पर जापान इस काम को आगे नहीं बढ़ा रहा है और ना ही जापान किसी भी तरीके के हथियारों का निर्माण करके किसी अन्य देश को एक्सपोर्ट करता है, जिसके पीछे मेन कारण है जापान के डोमेस्टिक लॉज। रिपोर्ट के मुताबिक जापान में ऐसे कुछ लॉज है जिसके कारण जापान अपने हथियारों को अन्य देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। पर अब बताया जा रहा है कि इस तरीके के लॉ को बदलने का तैयारी जापान की तरफ से कर लिया गया है और आने वाले समय में जापान अपने हथियारों को खास करके सेकेंड हैंड मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे कि टैंक, मिसाइल इसे अन्य देशों को सप्लाई करेगा। इवन बताया जा रहा है कि जापान इस तरीके के हथियारों का सप्लाई ज्यादातर एशियाई देशों के अंदर करेगा, जिनमें कुछ आसियान कंट्री और वियतनाम के साथ साथ भारत का भी नाम लिया जा रहा है। बेसिकली दोस्तों रविवार के दिन जापानीज न्यूज मीडिया निक्की एशिया के तरफ से कुछ सोर्सेस का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट पब्लिक किया गया, जहां पे बताया गया कि जापान असल में अपने पॉलिसी में इस तरीके का शिफ्ट इसीलिए ला रहा है क्योंकि जापान अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को अपग्रेड करना चाहता है। इवन सोर्सेस का हवाला देते हुए रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि साल के अंत तक जापान की तरफ से अपने ये पॉलिसी को बदल लिया जाएगा और जापान इस पॉलिसी के अंतर्गत एशिया में अन्य देशों के साथ अपने जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसे मजबूत कर रहा है। हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है चाइना, क्योंकि जापान इस तरीके से अपने मिलिट्री कोऑपरेशन को मजबूत करने के साथ साथ चाइना के जो बढ़ते हुए एग्रेशन है या फिर कहे तो इस क्षेत्र में चाइना के जो इन्फ्लुएंस है उसे भी काउंटर करना चाहता है। इवन ये भी बताया जा रहा है कि ये जो रिलैक्सेशन है इसे अगर अडॉप्ट किया जाता है तो ये फिस्कल ईयर 2023 की लागू हो जाएगा। मतलब 31 मार्च 2023 से ये लागू हो जाने का संभावनाएं हैं। फिलहाल दोस्तों जापान के अगर लॉ को देखा जाए तो इस लॉ के अंतर्गत जापान अपने सेकेंड हैंड मिलिट्री इक्विपमेंटों को अन्य देशों को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। जैसे कि जापान के द्वारा अपने बेड़े के जहाज और एयरक्राफ्टों को केवल मात्र नेचुरल डिजास्टर और इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए ही अन्य देशों को ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि जापान के बेड़े के अगर अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे कि सेकेंड हैंड टैंक या मिसाइलों को जापान किसी अन्य देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है या किसी अन्य देशों को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। बेसिकली दोस्तों जापान ऐसे किसी भी तरीके के हथियारों का प्रदान किसी अन्य देश को नहीं कर सकता है जो लिथल हथियार हो या फिर जिसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पज में या लड़ाई में हो। हालांकि दोस्तों जापान के इस तरीके के नियमों में बदलाव लाने को लेके बातें तो काफी सालों से हो रहा था और जापान काफी सालों से प्रयास कर रहा है कि इन नियमों को बदलते हुए नए सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए ताकि एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के साथ साथ अपने प्रतिद्वंदियों के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। इवन कुछ महीने पहले जापान की तरफ से भी यह इशारा दिया गया था कि जापान अपने द्वारा बनाया हुआ हथियारों को एशिया के देशों में एक्सपोर्ट करेगा, जिनमें कई सारे देशों का जिक्र किया गया और उन देशों में भारत का नाम भी शामिल था। पर फिलहाल जिन सेकेंड हैंड हथियारों के ट्रांसफर का बात जापान की तरफ से उठाया जा रहा है, यहाँ पे वियतनाम और फिलीपीन का नाम सबसे आगे है और भारत को जापान अपने बेहतरीन हथियारों को बेचने का इरादा रखता है। पर दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि क्या भारत भी जापान से हथियारों को परचेस कर सकता है। फिलहाल के अगर कंडीशन को देखा जाए, मतलब करंट सिचुएशन को देखा जाए तो फिलहाल ऐसा कोई हथियारों को लेके जापान और भारत के बीच में कोई चर्चा नहीं है। मतलब ऐसा किसी भी तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय के अंदर भारत और जापान के बीच में कोई हथियारों का डील हो। पर कुछ साल पहले के अगर सिनेरियो को देखा जाए तो यहाँ पे दो ऐसे प्रमुख हथियार है जिसे लेके भारत और जापान के बीच में चर्चा हुआ था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस चर्चे को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। दोस्तों इन दोनों हथियारों में एक तो है जापान के सोरियो क्लास के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, जबकि दूसरा है शिनमावा US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। दोस्तों सोरियो क्लास के अगर सबमरीनों को देखा जाए तो ये जापान के द्वारा बनाया हुआ
एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस में साल 2009 से इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों ये जो सबमरीन है अब तक ऐसा करीबन 12 सबमरीनों को निर्माण किया जा चुका है और सभी सबमरीनों को जापान के बेड़े में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2900 टन के सोरियो क्लास के सबमरीनों को दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये जो सबमरीन है ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टमों से लैस होने के अलावा लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी से भी लैस है। और दोस्तों इन सबमरीनों को बेसिकली भारत के साथ प्रोजेक्ट 75I के साथ जोड़ा जाता है। बेसिकली कुछ रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि जब प्रोजेक्ट 75I का पहले बार जिक्र हुआ था तब जिन सबमरीनों का ऑफर भारत के सामने था उनमें सोरियो क्लास के सबमरीन को भी कंसिडर किया जा रहा था। दोस्तों जापान के ये सोरियो क्लास के सबमरीनों को अगर देखा जाए तो जापान की तरफ से जब इसे एक्सपोर्ट करने को लेकर इरादा जताया गया तब सबसे पहले जापान के द्वारा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के कॉलिंस क्लास सबमरीनों के रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के तहत इसका ऑफर किया गया था। हालांकि साल 2016 के रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के द्वारा तब इन सबमरीनों के जगह में फ्रांस के बराकुडा क्लास के सबमरीनों के डीजल इलेक्ट्रिक वेरिएंटों को चुना गया था, जबकि अब ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से भी डील को रद्द करते हुए ऑकस के अंतर्गत मतलब यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन के अंतर्गत परमाणु सबमरीनों को बनाएगा। जबकि इसके अलावा जापान की तरफ से नॉर्वे, नीदरलैंड, ताइवान जैसे देशों के साथ साथ भारत और मोरक्को जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट करने का प्रयास किया गया था। हालांकि दोस्तों ये केवल मात्र मीडिया रिपोर्ट है और जापान के गवर्नमेंट के द्वारा इन देशों का जिक्र नहीं किया गया है। पर भारत का जिक्र तब हुआ था जब यूनियन डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रिकर द्वारा जापान के विजिट किया गया था और जापान के गवर्नमेंट को भारत के प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत अपने सबमरीनों को लेके पार्टिसिपेट करने का ऑफर किया गया था। पर बाद में दोस्तों ये प्रोजेक्ट में सोरियो क्लास सबमरीन क्यों बाहर हो गया इसके बारे में किसी तरीके का कोई भी खबर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ दूसरे हथियार को देखा जाए तो ये है US-2I एम्फीबियस एयरक्राफ्ट। सोरियो क्लास के सबमरीनों के मुकाबले में US-2 का चर्चा अधिक था। दोस्तों US-2I जापान के सेनमावा कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ एक बड़े आकार के शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग एम्फीबियस एयरक्राफ्ट है। मतलब ये एक तरीके का ऐसा एयरक्राफ्ट है जो जमीन के ऊपर के अलावा पानी के ऊपर भी लैंड कर सकता है। और ये छोटे मोटे आकार का नहीं बल्कि बड़े आकार का है, मतलब बड़े पेलोड को लेके भी उड़ान भर सकता है। दोस्तों इसके अगर एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी को देखा जाए तो सबसे पहले साल 2010 में खबर आया था कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जापान के सामने US-2I जैसे एयरक्राफ्टों को हासिल करने को लेके एक रिक्वेस्ट रखा गया था। बेसिकली भारत ऐसा करीबन 12 एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए खरीदना चाहता था जिसका इस्तेमाल भारत सर्च रेस्क्यू और एम्फीबियस मिशनों के लिए करना चाहता था और इसे लेके ये भी बताया गया था कि इनका डिप्लॉयमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड के नजदीक बेसेस में हो सकता है। रिपोर्टों में तब ये भी बताया गया है कि ऐसे 12 एयरक्राफ्टों के लिए करीबन $1.65 बिलियन तक खर्चा करना पड़ सकता है। जबकि बाद में ये भी खबर आया कि इस तरीके के एयरक्राफ्टों को भारत में निर्माण करने को लेकर भी एक प्रस्ताव रखा गया है ताकि जापान के मुकाबले में भारत में निर्माण किए गए एयरक्राफ्टों का कीमत करीबन 25% तक कम हो। हालांकि दोस्तों इसके बाद ऐसे भी खबर आया कि भारत और जापान के बीच में इसे लेकर एक तरीके से समझौता हो गया है और भारत ऐसे एयरक्राफ्टों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में निर्माण करेगा। पर उसके बाद क्या हुआ, किस लिए ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा और प्रोजेक्ट को लेकर भारत और जापान के बीच में बातचीत हो रहा है कि नहीं इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं आया। दोस्तों जापान के शिनवावा US-2I एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे ऑपरेट करने के लिए 11 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिसमें करीबन 2 पायलट, एक सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर, 2 ऑनबोर्ड मेंटेनेंस पर्सनल, 3 डाइवर, 2 पैरामेडिक्स और एक सीनियर ऑपरेटर होते हैं। एयरक्राफ्ट में करीबन 20 पैसेंजर्स का जगह होता है, जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये टोटल 12 स्ट्रेचर के कैपेसिटी रखता है। एयरक्राफ्ट का लेंथ करीबन 33.46 मीटर और विंग स्पैन करीबन 33.15 मीटर है। इसका हाइट 9.8 मीटर है और इसका विंग एरिया 135.8 मीटर स्क्वायर है। इसका एम्प्टी वेट करीबन 25,630 किलोग्राम है, तो वहीं पे इसका ग्रॉस वेट 55,148 किलोग्राम है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 47,700 किलोग्राम के आसपास है। और दोस्तों एयरक्राफ्ट में 2 रोल्स रॉयस के AE2100J टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 3424 किलोवाट के आसपास है। इसके अलावा इसमें एक T800 टर्बोशाफ्ट इंजन का भी इस्तेमाल हुआ है, जिसका क्षमता करीबन 1017 किलोवाट है। एयरक्राफ्ट के स्पीड को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ये 560 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जबकि इसका क्रूजर स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर है। इसका स्टॉल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और रेंज 4700 किलोमीटर है। सर्विस सीलिंग 7195 किलोमीटर है, जबकि ग्राउंड में इसके टेक ऑफ डिस्टेंस 490 मीटर और लैंडिंग डिस्टेंस करीबन 1500 मीटर है। पानी के ऊपर यह 280 मीटर में टेक ऑफ कर सकता है, जबकि पानी के ऊपर लैंड करने के लिए से 330 मीटर के लंबे जगह का आवश्यकता होता है। कुल मिलाकर दोस्तों फिलहाल जापान और भारत के बीच में इन दोनों प्रोजेक्टों में पोटेंशियलिटी है और प्रोजेक्ट 75 अब तक आगे नहीं बढ़ा है और जापान की तरफ से अगर इससे पहले अपने लॉ में बदलाव किया जाता है तो माना जा रहा है कि जापान शायद इस प्रोजेक्ट में भी आगे आए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।